नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण का आज का हमारा ये दूसरा क्लास होने वाला है। इसके पहली वाली क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। आज की क्लास में हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, ये जो सेशन होने वाला है 2 लेक्चर का, इसमें हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो पिछली क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण की, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो यूट्यूब चैनल कंपटीशन विंग में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो क्लास है। वो पहला क्वेश्चन है आज का आर्थिक सर्वेक्षण के तहत ही। ठीक है, वर्ष यहाँ पे जो 51वां क्वेश्चन इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 51वां, ठीक है, इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये हमारा 51वां क्वेश्चन होने वाला है। टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी कितना है? ठीक है, फसल क्षेत्र का पूछा जा रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे फसल क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र तीनों अलग अलग चीजें हैं। फसल क्षेत्र के बारे में अगर पूछा जाएगा कितनी है भागीदारी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 9.89। ठीक है, क्या है इसका सही उत्तर? 9.89 फसल क्षेत्र की भागीदारी है। ठीक है, अगर कृषि क्षेत्र का अगर पूछा जाता है तो कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितना लेना है? 16.91। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन कब से संचालित हो रही है? ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा भी। ठीक है, तो राज्य पोषित जैविक खेती मिशन स्टार्ट किया गया था। इसमें पूछा जा रहा है कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2014, 2015, 2016 या 2017। तो इसका सही आंसर है 2014। ठीक है, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन ये 2014 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और एक और योजना है जैविक खेती की मिशन के तहत, वो आप लोगों को याद रखना है। वो क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। कृषि विकास योजना। ठीक है, ये दोनों योजना आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसको आर्थिक सर्वेक्षण में जैविक फसलों के तहत दिया गया है। ठीक है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना ये भी जैविक फसल के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, और एक है राज्य पोषित जैविक खेती मिशन जो 2014 से संचालित है, और परंपरागत कृषि विकास योजना ये 2016 से संचालित है। ठीक है, दोनों योजना को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, असत्य कथन की पहचान करना है। छत्तीसगढ़ में 40.10 लाख कृषक परिवार है, पहला कथन दिया हुआ है। दूसरा कथन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में 85% लघु एवं सीमांत कृषक है। तीसरा कथन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई जलाशय एवं नहर से की जाती है। और चौथा कथन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 38.75% सिंचाई क्षमता है। तो बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है? देखिए, पहला कथन बिल्कुल सही है, 40.10 लाख कृषक परिवार है छत्तीसगढ़ में अभी। ठीक है, दूसरा कथन जो दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में 85% लघु एवं सीमांत कृषक है, तो उसको ध्यान में रखना, 85% नहीं है, ये है 82%। ठीक है, कितना है? छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषक कितने हैं? 82% है। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई जलाशय एवं नहर से होती है। ठीक है, तो सिंचाई में पूछा जाता है आप लोगों को परीक्षा में हमेशा कि जलाशय एवं नहर से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है छत्तीसगढ़ में? तो ये होती है 52%। ठीक है, और नलकूप से कितना होता है? नलकूप से ध्यान याद रखना 29% होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जलाशय एवं नहर पूछेगा तो 52% और नलकूप पूछेगा तो 29%। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 38.75% सिंचाई क्षमता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कितना है? 38.75% सिंचाई क्षमता। आगे बढ़ते हैं, असत्य युग्म की पहचान करना है। एक तरफ योजना का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ ये योजना कब से शुरू हुई है उसके बारे में दिया गया है। तो कृषि यंत्रीकरण, ये कृषि यंत्रीकरण है, इसको सुधार लेना।
कृषि यंत्रीकरण। इस योजना के तहत कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं किसानों को। ठीक है, फिलहाल अभी ध्यान में रखिए कृषि यंत्रीकरण योजना कब से संचालित हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है 2014-15, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2016, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 2014-15। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसमें जो कृषि यंत्रीकरण योजना लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 2014-15 में हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत भी 2016 में हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो थी, यह योजना जो है 2015 में शुरू हुई है। कब शुरू हुई है? 2015 में। इसलिए ये जो ऑप्शन सी है वो गलत है। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी याद रखना 2014-15 में शुरू हुई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 से शुरू हुई है, ये ध्यान में रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी फेंसिंग योजना, ये प्रश्न एक बार आ चुका है व्यापम में। कम्युनिटी फेंसिंग योजना कब से संचालित की जा रही है? 2014-15, 2015-16, 2016-17 या फिर 2017-18? तो यह जो योजना है कम्युनिटी फेंसिंग की, यह योजना चलाई जा रही है 2016-17 से। ठीक है, कब से चलाई जा रही है योजना? 2016-17 से कम्युनिटी फेंसिंग योजना चलाई जा रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल पूछा जा रहा है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला बताना है आपको। बीजापुर, कोरबा, कोंडागांव और बस्तर। ठीक है, बीजापुर, कोरबा, कोंडागांव और बस्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो बीजापुर में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। इसमें 3 अगर क्रम पूछा जाए आप लोगों को, तो बीजापुर जो है सबसे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है कोरबा और तीसरे स्थान पर है कोंडागांव। ठीक है, अगर क्रमानुसार पूछा जाए वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बीजापुर में सबसे ज्यादा वन, कोरबा में दूसरे नंबर पे है और कोंडागांव में तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर 0 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है वन है या फिर वन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये 2 जिले हैं जहां पर वन बिल्कुल नहीं है, एक है दुर्ग और दूसरा है बेमेतरा। ठीक है, ये दोनों जिलों को याद रखना है। यहाँ पर वन क्षेत्रफल 0 है। ठीक है, बिल्कुल वन नहीं है दुर्ग और बेमेतरा में। और क्रम में पूछा जाए सर्वाधिक में, तो बीजापुर, कोरबा और कोंडागांव ये 3 सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपके पास 4 जिले दिए गए हैं, इनको सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर जमाना है कि सबसे ज्यादा जो सिंचित जिला है वो कौन सा जिला है। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित वाला जिला जांजगीर चांपा, रायपुर, धमतरी और दुर्ग। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा सिंचाई क्षमता है, उसके बाद रायपुर में है और उसके बाद धमतरी में और लास्ट में दुर्ग है। ठीक है, मतलब चौथे क्रम पे अगर देखें तो दुर्ग है। जांजगीर चांपा की अगर बात की जाए तो यहां पर जो सिंचाई क्षमता है वो 84% है। ठीक है, रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में 80% सिंचाई क्षमता है। धमतरी की अगर बात की जाए तो धमतरी में 74% और दुर्ग में 73% सिंचाई क्षमता है। याद रहेगा, सबसे ज्यादा सिंचित जिला पूछा गया तो क्या है? जांजगीर चांपा। ठीक है, दूसरे नंबर पर रायपुर, तीसरे नंबर पर धमतरी और चौथे नंबर पर दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उत्पादित सर्वाधिक तिलहन फसल कौन सी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में उत्पादित सर्वाधिक तिलहन फसल। ठीक है, मूंगफली दिया गया ऑप्शन में, सोयाबीन, राई सरसों और राम तिल। ठीक है, तो बताइए सबसे ज्यादा तिलहन फसल कौन सा तिलहन फसल है जिसका छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है मूंगफली। देखिए, उत्पादन के अनुसार अगर क्रम पूछा जाए तो याद रखना, उत्पादन के अनुसार तिलहन फसल का क्रम, उत्पादन में तिलहन फसल का क्रम सबसे पहले नंबर पे आएगा मूंगफली,
ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा सोयाबीन, तीसरे नंबर पे आएगा सरसों, चौथे नंबर पे आएगा राम तिल, और पांचवें नंबर पे आएगा अलसी। ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है, तिलहन फसल है जिनका क्रम है उत्पादन के अनुसार मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, रामतिल और अलसी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, परीक्षा में ये क्रम पूछा जा सकता है उत्पादन की दृष्टि से अगर पूछा गया तो। ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, रामतिल और अलसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दलहन फसल को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपके पास दिया गया है लाख, चना, तुवर, उड़द और कुल्थी। इसको किसके अनुसार व्यवस्थित करना है, क्षेत्रफल के अनुसार। इसके पहले जो पूछा गया था हमें किसके अनुसार पूछा गया था, उत्पादन। तो याद रखना, खाद्यान्न फसल दलहन हो, खाद्यान्न हो या फिर तिलहन हो, इसको दोनों तरह से याद करने हैं आप लोगों को। उत्पादन के अनुसार भी उसका क्रम याद रखना है, क्षेत्रफल के अनुसार से भी याद रखना है, दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। अभी हमें क्या पूछा जा रहा है, दलहन फसल का क्षेत्रफल के अनुसार से क्रम पूछा जा रहा है। तो इसमें याद रखना, इसका क्रम मैं बता देता हूं, सही क्रम क्या है। इसका कूट है एक, वो याद कर लेना, चला, ये दोनों में काम आएगा ना, उत्पादन में भी काम आएगा और क्षेत्रफल में भी काम आएगा ये क्रम। चला, उड़, तू, कु, मु। देखिए, च से चना हो जाएगा, ल से लाख हो जाएगा, उड़ से उड़द, तू से तुवर, कु से कुल्थी और मु से मूंग। ये आपके दलहन फसल है जो उत्पादन के अनुसार या फिर क्षेत्रफल के अनुसार, दोनों में इनका क्रम सेम है। सबसे पहले चना आ जाएगा, दूसरे नंबर पे लाख आ जाएगा, तीसरे नंबर पे उड़द, चौथे नंबर पर तुवर, फिर कुल्थी और मूंग। ये इसका क्रम है। ठीक है, सर्वाधिक से निम्नतम की ओर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी, और ये सबसे कम है। ठीक है, तो याद कर सकते हो इसको, बिल्कुल सरल है ये। सबसे पहले चना, लाख, उड़द, तुवर, कुल्थी, और मूंग। ठीक है, तो याद हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2, फिर 1, फिर 4, 2, 1, 4, 3 और 5। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आरक्षित वन के तहत, संरक्षित वन के तहत या फिर अवर्गीकृत वन के तहत। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा जो वन है छत्तीसगढ़ में वो आरक्षित वन के तहत आते हैं। ठीक है, आरक्षित वन में जो है 43% वन है, संरक्षित जो वन है हमारे पास वो 40% है, और 16% जो है हमारा अवर्गीकृत वन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आरक्षित वन जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड का गठन कब किया गया। ठीक है, 28 जुलाई 2005 को, 28 जुलाई 2004 को, 25 जुलाई 2003 को या फिर 25 अगस्त 2004 को। इसका सही आंसर है 28 जुलाई 2004। ठीक है, क्या कोई बता सकता है कि इसका पूर्व नाम क्या था, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। ठीक है, इसका पूर्व नाम क्या था, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका पूर्व नाम क्या था, छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड का। ठीक है, इसका गठन याद रख लीजिएगा 28 जुलाई 2004 है।
जीएसडीपी में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण है ये खनन एवं उत्खनन क्षेत्र। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? भागीदारी पूछा जा रहा है। 10.75, 10.88, 11.38 या फिर 10.48। इसका सही आंसर है 10.75। इसका ये जो आंकड़ा है वो याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लोगों को कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, ये 4 अलग अलग डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ये डेटा याद कर लेते हो और कृषि वाला याद कर लेते हो और कौन सा डेटा, उद्योग वाला याद कर लेते हो, तो आपको द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी को माइनस और प्लस करके वो डेटा निकाला जा सकता है। अब कैसे निकालते हैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, खनन एवं उत्खनन क्षेत्र किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र के तहत आता है या द्वितीयक क्षेत्र के तहत आता है? ये आता है प्राथमिक क्षेत्र के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असत्य युग्म की पहचान करिए। मुख्य खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्पादन दिया हुआ है। कोयला का दिया हुआ है 19.80%, लोहा का दिया हुआ है 16.27%, चूना पत्थर का दिया गया है 10.67% और बॉक्साइट का दिया गया है 5.31%। इसका सही आंसर है, असत्य युग्म पहचानना है तो कोयला बिल्कुल सही है। इसका उत्पादन अगर देखें हम लोग 2021-22 के आंकड़े हैं ये। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं वो 2021-22 के आंकड़े हैं उत्पादन के, जिसका एग्जैक्ट डेटा आ गया है वो। तो कोयला का उत्पादन 19.80%, ये बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। लोहा का उत्पादन अगर पूछेगा तो 16.27% है। चूना पत्थर का उत्पादन अगर पूछेगा तो 10.67% और बॉक्साइट का उत्पादन 5.31% नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट 4% है ये। ठीक है, बॉक्साइट का उत्पादन, तो ये ध्यान में रखना, ये जो पेयर है वो गलत है। तो इसमें सभी को पूछा जा सकता है। इसी प्रकार आपको भंडारण को भी याद रखना है, भंडारण का क्रम और भंडारण का जो रहता है परसेंटेज, वो दोनों याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिज उत्पादन को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, कोयला, चूना पत्थर, लोहा और बॉक्साइट, इसको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। 1 2 3 4, 2 1 3 4, 4 3 2 1 या फिर 3 1 4 2। तो इसको अगर देखेंगे हम लोग उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कोयले का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? कोयले का होता है। दूसरे नंबर पर है चूना पत्थर, तीसरे नंबर पर है लोहा और चौथे नंबर पर है बॉक्साइट। तो इसका जो क्रम है 1 2 3 4, ये बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया उत्पादन के दृष्टि से। और इसके बाद और आता है टिन, और इसी को अगर भंडारण की दृष्टि से पूछा जाए तो भंडारण में भी आपको याद रखना है कोयला, चूना पत्थर, लोहा, फिर क्या जाता है डोलोमाइट और बॉक्साइट। ये बीच में डोलोमाइट की एंट्री हो जाएगी अगर भंडारण की दृष्टि से पूछा जाता है तो। फिलहाल इसका सही आंसर क्या है वो याद रख लीजिए। इसका सही आंसर है 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खनिज राजस्व खनिज राजस्व में मुख्य खनिज का योगदान कितना है 2022-23 के अगर आंकड़े की बात करें तो? 95%, 96%, 97% या फिर 98%। तो इस वर्ष अगर देखें हम लोग तो जो मुख्य खनिज का जो योगदान रहा है वो रहा है 97%। ठीक है, तो गौण खनिज का कितना रह गया? 3% जो है गौण खनिज का योगदान रहा है। ठीक है, इसमें इसके आंकड़े भी पूछे जाते हैं। मुख्य खनिज का जो राजस्व है वो कितना रहा है, गौण खनिज का राजस्व कितना रहा है, कुल राजस्व हमें कितना मिला है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 97% अगर मुख्य खनिज का पूछा जाता है तो। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व किस खनिज से प्राप्त होता है? कोयला से, लोहा से, सोना से या फिर चूना पत्थर से। तो याद रखना, राजस्व की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो राजस्व मिलता है हमें लोहा से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? लोहा से हमें सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कोयला है। अगला क्वेश्चन, जिला खनिज संस्थान न्यास अधिनियम छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ है? ठीक है, जिला खनिज संस्थान न्यास
छत्तीसगढ़ में कब से लागू हुआ है? जिला खनिज संस्थान न्यास जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या कहा जाता है? डीएमएफ कहा जाता है। डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। ठीक है, ये किस लिए बनाया जाता है? ये उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो खनिज क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं, खनन की क्रियाओं से प्रभावित रहते हैं। ऐसे लोगों के विकास के लिए ये जो संस्थान है वो कार्य करती है, जिला खनिज संस्थान न्यास। ठीक है, उसमें फंड इकट्ठे किए जाते हैं, रॉयल्टी के माध्यम से, नीलामी वगैरह के माध्यम से कुछ फंड इकट्ठे किए जाते हैं और इसको उन्हीं क्षेत्रों में इसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिन क्षेत्र में जो लोग हैं वो खनन से प्रभावित होते हैं। इसका पूछा जा रहा है कि यह अधिनियम कब से लागू हुआ? 12 जनवरी 2012 से, 15 फरवरी 2013 से, 16 मार्च 2014 से, या फिर 12 जनवरी 2015 से। तो इसका याद रखना सही आंसर है 12 जनवरी 2015। इसका सही आंसर क्या है? 12 जनवरी 2015 से ये जो डीएमएफ है वो अधिनियम लागू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके तहत दो चीजें और आती है। ये जो फंड होता है डीएमएफ फंड, ये कैसे कार्य करता है? तो इसके लिए दो संस्थाएं होती है, एक शासी परिषद होता है और एक प्रबंध कार्यकारिणी होता है। तो ध्यान रखना, इसमें दोनों में कलेक्टर जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। ठीक है, कलेक्टर जो होते हैं वो क्या रहते हैं? चेयरपर्सन रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा संचालित परियोजना में क्या शामिल नहीं है? कोरंडम परियोजना, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, डोलोमाइट परियोजना, एलेक्जेंड्राइट परियोजना, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें ध्यान देना, इसमें एलेक्जेंड्राइट ये परियोजना शामिल नहीं है। इसमें कोरंडम परियोजना शामिल है, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड शामिल है, डोलोमाइट परियोजना शामिल है। इसके अलावा लौह अयस्क परियोजना शामिल है, कोल परियोजना शामिल है, डायमंड परियोजना शामिल है। ठीक है, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तीन परियोजना शामिल है, या फिर इसी को बोला जाता है कैसेटेराइट परियोजना। तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना है। बक्साइट भी आता है ना इस पे, बक्साइट परियोजना। टोटल 9 परियोजनाएं संचालित की जा रही है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा। ठीक है, CMDC द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। कोरंडम है, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड है, डोलोमाइट है, लॉ एस, कोल, डायमंड, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, बस्तर रेलवे लिमिटेड, टीन परियोजना और बक्साइट परियोजना, ये सभी किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो CMDC द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें एलेक्जेंड्राइट परियोजना शामिल नहीं है, इसको याद रख लेना। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को कितने प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है? 50%, 33%, 66.66% या फिर 100%? तो इसमें याद रखना, डेयरी उद्यमिता विकास निधि, इसके तहत 2 लाख तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, इसमें ST/SC को 66.66% का अनुदान दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रख लेना आप लोग। 66.66% का अनुदान किसको दिया जाता है? ST/SC को दिया जाता है, और जो बाकी राशि रहती है वो हितग्राही द्वारा इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत जल क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है? 98.09%, 99%, या फिर 97.79%, या फिर 98.99%? तो इसका सही आंसर है 98.09% क्षेत्र में मत्स्य पालन किया जा रहा है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे यहाँ जल क्षेत्र कितना है, कुल जल क्षेत्र कितना है? अगर ऐसा पूछा जाए तो 1.999, ठीक है, हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर, ये टोटल जल क्षेत्र है। इसमें 98.09% में, इतने टोटल एरिया में 98.09% में क्या किया जाता है? मत्स्य पालन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन पूछा जा रहा है आप लोगों को, कौन कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन की पहचान करना है आप लोगों को।
SRS रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का मातृत्व मृत्यु दर 137 प्रति लाख है, शिशु मृत्यु दर 38 प्रति हजार है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य 2030 तक मातृत्व मृत्यु दर जो है 100 से कम रखा गया है। SDG लक्ष्य 2030 तक शिशु मृत्यु दर 20 तक रखा गया है। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही है वो बताना है। तो पहला कथन हम लोग पिछली क्लास में भी देख चुके थे, मातृत्व मृत्यु दर अगर SRS रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 137 है और शिशु मृत्यु दर 38 है, ये हमने पिछली क्लास में देख चुका था। अब इसी में आता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो इसमें ध्यान देना, जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि जो शिशु मृत्यु दर है उसको 15 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन जो 4 है वो गलत है, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जो शिशु मृत्यु दर है उसका लक्ष्य रखा गया है 15 तक लाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन की पहचान करना है। आपके पास कुछ कथन दिए गए हैं। NFHS 4 रिपोर्ट 2016-17 में जारी किया गया, पहला कथन दिया हुआ है। NFHS 4 के अनुसार गर्भवती माताओं का प्रसव शासकीय अस्पतालों में 55.9% व संस्थागत में 70.2% था। NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार जो 2019-21 में आई थी, शासकीय अस्पताल व संस्थागत प्रसव के आंकड़े क्रमशः 70% व 85.7% है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन गलत है। इसमें जो पहला कथन लिखा हुआ है वो गलत है। रीजन क्या है, जो ईयर दिया गया है वो गलत है। 2015-16 में आया था NFHS 4 की रिपोर्ट। ठीक है, NFHS 4 की रिपोर्ट कब आई थी? 2015-16 में आई थी और NFHS 5 की रिपोर्ट आई है 2019-21 में। ये बिल्कुल सही कथन। दूसरा जो दिया गया है कि NFHS 4 की रिपोर्ट में संस्था का जो प्रसव था ओवरऑल वो कितना था? 70.2% और शासकीय अस्पताल में वो कितना था? 55.9%, जो अभी बढ़कर कितनी हो गई है? NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल जो प्रसव है, संस्थागत प्रसव, वो 85.7% हो गया है और जो शासकीय अस्पताल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे 70% तक संस्थागत प्रसव देखने को मिल रही है, जो कितना था? 55% बस था। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। संस्थागत प्रसव से होने से क्या लाभ है? इसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर दोनों में कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन सी। ठीक है, केवल एक जो है इसका सही आंसर है। यही कथन जो है केवल एक, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। GSDP क्षेत्रवार विगत 11 वर्षों में औसत वृद्धि सुमेलित नहीं है, बताना है। कृषि क्षेत्र में 5.31% दिया गया है, सेवा क्षेत्र में 5.37%, उद्योग क्षेत्र में 7.34% और ओवरऑल जो दिया गया है 5.73। तो बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। औसत वृद्धि दर की बात अगर की जाए तो, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछा गया है पेपर में। कृषि का जो औसत वृद्धि दर है वो एक बार पेपर में आ चुका है, तो संभावना है कि सेवा उद्योग को भी पूछा जा सकता है और ओवरऑल GSDP को भी पूछा जा सकता है कि वृद्धि दर कितनी रही है, औसत वृद्धि दर। तो कृषि क्षेत्र में याद रखना 5.31% वृद्धि दर रहा है, औसत वृद्धि दर। ठीक है, औसत वृद्धि दर की बात की जा रही है यहाँ पे। सेवा क्षेत्र में अगर देखें तो 5.3, और ये कितने वर्षों में निकाला गया है? 11 वर्षों में निकाला गया है एवरेज को। सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो 5.37%, ये बिल्कुल सही है। उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें हम लोग तो उद्योग क्षेत्र का भी, उद्योग क्षेत्र में जो दिया गया है वो गलत है। 7.34% नहीं है, 7.38% है ये, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन सी है वो गलत है। ठीक है, आप लोगों को लग सकता है कि ये कैसा क्वेश्चन है और 7.34% और 7.38 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पिछले साल के अगर प्रश्न पत्र उठाएंगे तो उसमें इससे भी माइनर जो था डिफरेंस वो दिया गया था, 0.02 का डिफरेंस रखा गया था उसमें आंसर में। तो इसको अच्छे से करना है, एक एक डेटा को अच्छे से याद करना है। उद्योग क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो 7.38% वृद्धि दर रहा है। ठीक है, कुल क्षेत्र की अगर बात करें तो 5.73। ये तीनों में आप देखेंगे तो 5-5 दोनों में आ रहा है, कृषि और सेवा का, और इधर भी देखेंगे तो तीनों का जो डेटा है
वो 3 वाले लाइन में ही आ रहा है। तो ये आप लोग एक बना सकते हो अपने दिमाग में कि 30 के आसपास ही है दशमलव के बाद। 3 एक कृषि का है, 3-7 जो है किसका है, सेवा का है, और उद्योग की अगर बात करेंगे तो 3-8 है दशमलव के बाद। बाकी 5-5 और 7 तो आप लोगों को याद रखना ही है। कुल में भी याद रख लेना 5.73% है। ओवरऑल जीएसडीपी में एवरेज जो ग्रोथ रेट रही है वो कितनी रही है, 5.73%। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचान कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 954 है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 991 थी। वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में 2 की वृद्धि हुई है। इसका सही आंसर बताना है। सही जो कथन है वो कौन कौन से कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है। अभी अगर देखें हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुए हैं उसमें उस डेटा के हिसाब से 2023 के अनुमानित लिंगानुपात जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला राज्य है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, और दूसरे नंबर पे कौन से हैं, केरल है। ठीक है, इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का जो ओवरऑल लिंगानुपात है वो 954 नहीं रहा है, 955 रहा है, और 954 जो है वो किसका है, केरला का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कितना है, 955 है, इसलिए ये कथन गलत है। 2011 में लिंगानुपात 991 था, ये सही है, लेकिन 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है, तो 2 की वृद्धि हुई है। 989 ये कब था, 2001 में हमारा लिंगानुपात था छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 989 था। उसके बाद 2011 के आंकड़ों में देखा गया कि 991 है लिंगानुपात। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का अशोधित जन्म दर व मृत्यु दर क्रमशः अनुमानित है। तो इसका सही आंसर याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। 17.8 जो है वो अशोधित जन्म दर है, और 7.3 ये अशोधित मृत्यु दर है। ठीक है, 17.8 अशोधित जन्म दर है और 7.3 ये क्या है, अशोधित मृत्यु दर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन की पहचान करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता, छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.28% है, और अनुमानित 2023 में साक्षरता दर 74.53 है। बताना है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। इसमें का दोनों जो कथन दिया हुआ है वो सही है। 70.28 हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है। अभी 2023 जो इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है वो साक्षरता दर कितना दिया गया है, 74.53% दिया गया है 2023 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार। तो ये दोनों डेटा याद रखना है आप लोगों को। 70 से कितना हो गया है, 74 हो गया है 2023 के आंकड़ों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या घनत्व 189 है। छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या घनत्व 2023 के अनुसार 220 है। वर्ष 2011 व वर्ष 2023 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्रमशः दुर्ग और रायपुर है। तो इसमें गलत कूट का चयन करना है, गलत जो कथन लिखा है उसको पहचानना है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, वो है केवल 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। रीजन क्या है इसका, जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 189 हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जनसंख्या घनत्व 2023 के अनुसार अभी हाल ही में जो जारी हुए आंकड़े उसमें 223 बताया गया है छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व। और इसमें यह भी याद रखना है आप लोगों को 2011 के अनुसार और 2023 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना 2011 में दुर्ग जिला था सर्वाधिक घनत्व वाला, और 2023 में रायपुर जिला है, जो कि तीसरे सेंटेंस में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये दोनों याद हो जाएगा। फिलहाल इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए केवल 2 जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे 223 की जगह 223
20 लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है आप लोगों को। छत्तीसगढ़ का जो अलग अलग क्षेत्र है उसका जीएसडीपी दिया गया है, उसको सुमेलित करना है। कृषि क्षेत्र में दिया गया है 15.91%, उद्योग क्षेत्र में 48.99%, सेवा क्षेत्र में दिया गया है 33.11%। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें जो दिया गया है वो तीनों गलत है, तीनों गलत है, इसमें से कोई नहीं आ जाएगा, एक भी सुमेलित नहीं है। इसको तो याद ही रखना है भाई। कृषि का कितना है 16.91, ये किसका है, कृषि का है। उद्योग की अगर बात करेंगे तो यहां पे याद रखना 49.88%, ठीक है। और सेवा क्षेत्र की अगर बात करें तो 33.21% है। यह है इसका एग्जैक्ट आंकड़ा। तो ऐसे आपको ऑप्शन में दे के कंफ्यूज कर सकता है। आप लोगों को गलती नहीं करना है, डेटा एग्जैक्ट याद रखना है ताकि आप लोग वहां पे गलती मत करो एग्जाम हॉल में। 16.91% एग्रीकल्चर का है, 49.88% उद्योग का है और 33.21% किसका है, सेवा क्षेत्र का। इसमें पूछा जाएगा आप लोगों को किस क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी है जीएसडीपी में, तो किस क्षेत्र की है, उद्योग क्षेत्र की भागीदारी सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन की पहचान करना है। खनन व उत्खनन क्षेत्र में वर्ष 2022-23 की अगर बात करें तो वृद्धि दर 10.74% रही है। दूसरा कथन दिया हुआ है खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में जो भागीदारी रही वो 10.75 रही है। तो इसमें से बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। बताइए सत्य कथन कौन सा है। इसमें से जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है। इसका आंकड़ा याद करना बहुत सरल है। कैसे सरल है, दोनों में लगभग सेम आंकड़े हैं। अगर हम लोग ग्रोथ रेट की बात करें या फिर वृद्धि दर की बात करें खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की, 10.74 उसका भागीदारी है और वृद्धि दर कितना है 10.75। तो दोनों कथन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। धान खरीदी का कंप्यूटरीकृत खरीदी खरीफ वर्ष 2007-8 से शुरू हुआ। केंद्र द्वारा सामान्य ग्रेड धान का एमएसपी क्रमशः 2183 व 2203 निर्धारित किया गया है। वर्ष 2023-24 में धान खरीदी का लक्ष्य 130 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। तो इसमें बताना है असत्य कथन कौन सा है। इसमें जो कथन है वो सभी कथन सही है, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण हो या फिर पीडीएस की ऑनलाइन व्यवस्था हो, ये दोनों 2007-8 में शुरू हुई है। एमएसपी अगर बात करें इस बार 2023-24 खरीफ वर्ष के अनुसार अगर पूछा जाता है, 2022-23 के अनुसार पूछा जाएगा तो 2040 और 2060 है। लेकिन 2023-24 के खरीफ वर्ष के अनुसार पूछा जाएगा तो 2183 और 2203 रुपए है। कितनी वृद्धि की गई है धान के एमएसपी में, तो 143 रुपए की वृद्धि की गई है। यह भी आपको याद रखना है। 2023-24 में धान खरीदी का जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है, तो 130 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। ये पहले 125 लाख मीट्रिक टन था जब सरकार नहीं बनी थी तब, लेकिन चूंकि सरकार ने अपने नए घोषणा पत्र में 21 लाख क्विंटल प्रति क्विंटल धान खरीदी की घोषणा करी है, इसलिए इसमें जो ओवरऑल रहेगा धान खरीदी उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसलिए इसका लक्ष्य कितना कर दिया गया है, 130 लाख मीट्रिक टन किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। बजट 2022-23 के संदर्भ में असत्य कथन पहचानना है। कुल राजस्व प्राप्तियां 89,073 करोड़ रुपए है। कर राजस्व व गैर कर राजस्व क्रमशः 56,823 करोड़ रुपए है व 32,250 करोड़ रुपए है। कुल राजस्व व्यय 88,872 करोड़ रुपए है। कर राजस्व व गैर कर राजस्व में वृद्धि क्रमशः 7.55% व 3.53% रही है। बताइए इसमें से गलत कथन कौन सा है। बताइए इसमें से गलत कथन कौन सा है। कौन सा गलत कथन हो जाएगा इसका।
जो ऑप्शन सी है वो गलत है। रीजन क्या है इसका, क्यों गलत है? ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो गलत लिया गया है यहाँ पे। कुल राजस्व प्राप्ति याद रखना ही है आप लोगों को, 89,073। कर राजस्व भी याद रख लेना, 56,823 करोड़ रुपए है, और गैर कर राजस्व है 32,250 करोड़ रुपए। कुल जो राजस्व है, व्यय है, वो कितना रहा है? 88,371 करोड़ रुपए रहा है। ये आप लोगों को याद रखना है। 88,371 करोड़ रुपए रहा है क्या? कुल राजस्व व्यय। तो अगर यहाँ पे एक चीज और पूछा जा सकता है, राजस्व आधिक्य कितना हुआ? इस बार ध्यान देना, राजस्व आधिक्य हुआ है, राजस्व घाटा नहीं हुआ है। तो ये कितना देखने को मिला है? 701 करोड़ रुपए। ठीक है, ये राजस्व आधिक्य हुआ है। कर राजस्व में वृद्धि की बात की जाए तो 7.55% वृद्धि रही है पिछले वर्ष की तुलना में, और गैर कर राजस्व में 3.53% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये कुछ डेटा है वो याद रख लेना, राजस्व या लोक वित्त वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपको, आर्थिक सर्वेक्षण में। सुमेलित नहीं है बताना, एक तरफ योजना दी गई है, दूसरी तरफ उसके स्टार्टिंग ईयर दिए गए हैं कि कब योजना शुरू हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 दिया गया है, मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, रुपे कार्ड 8 मई 2013 और ई शक्ति योजना 15 मार्च 2015। तो बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है? इसमें जो रुपे कार्ड लिखा गया है वो गलत कथन है। 8 मई 2013 नहीं है, बल्कि ये 8 मई 2014 है। रुपे कार्ड कब से शुरू हुई है? 8 मई 2014 से। बाकी जो तीनों योजनाएं हैं वो बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। प्रदेश में कुल 13,507 उचित मूल्य की दुकानें हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान क्रमशः 11,289 व 1,678 है। ठीक है, 11,289 व 1,678 है। सर्वाधिक राशन कार्ड रायपुर जिले में है। तो बताइए कि कौन सा जो कथन है वो असत्य है? इसमें जो दूसरा जो कथन दिया गया है वो गलत है। रीजन क्या है उसका? खैर ये बना सकते हो आप लोग, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 13,500 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ये था 11,829। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो 11,829 है राशन कार्ड, और 1,678 किसका है? शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान है। तो ये एक आंसर, ये जो दिया गया आंकड़ा वो तो सही है, लेकिन जो पहला दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान, वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो उसको सुधार लेना। मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा ही गलत है, बाकी 1 और 3 इसके सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है समझ में आ गया, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान को गलत लिखा गया है। वहां पे 11,829 है, और शहरी क्षेत्र में जो उचित मूल्य की दुकान है वो कितनी है? वो है 1,678। करेक्ट। सर्वाधिक राशन कार्डधारी कहाँ पे है? रायपुर जिले में है। ओवरऑल की अगर बात की जाए, अगर अंत्योदय की बात की जाए, प्राथमिकता की बात की जाए, या फिर एकल निराश्रित की बात की जाए, तो तीनों में कौन है? बिलासपुर जिला है। ठीक है, और अगर दिव्यांग पूछा जाएगा, दिव्यांगधारी जो राशन कार्ड है वो सर्वाधिक किस जिले में है? तो किस जिले में है? दुर्ग जिले में। और सामान्य राशन कार्डधारी किस जिले में है? तो वो भी दुर्ग जिले में है। तो कुछ डेटा है जो आप लोगों को याद करना है। ओवरऑल की अगर बात की जाए तो ओवरऑल राशन कार्ड सबसे ज्यादा किस जिले में है? रायपुर जिले में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि कर्मण पुरस्कार 2020-21 से संबंधित सही कथन है। राज्य शासन को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, 3 बार धान उत्पादन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, 1 बार दलहन व 1 बार खाद्यान्न उत्पादन हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है। कृषि कर्मण की अगर बात की जाए तो 5 बार दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। 3 बार धान उत्पादन के क्षेत्र में दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। 1 बार दलहन के लिए दिया गया है, 1 बार खाद्यान्न के लिए दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कब कब दिया गया है। तो 2010, 2012, आप कीजिएगा 2010,
2012, 2013, 2014 और 2016। इसमें क्या दिया गया है? कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। 2010, 2012 और 2013 ये तीनों में देखें तो धान के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, लेकिन 2014 की अगर बात की जाए तो दलहन के लिए दिया गया है और 2016 में दिया गया है खाद्यान्न के लिए। ठीक है, 2010 फिर लगातार 3 वर्षों तक मिला, 2012, 13, 14 में, फिर एक वर्ष गैप हुआ 2016 में। ठीक है, 2016 में खाद्यान्न के लिए, 2014 में दलहन के लिए और 2010, 12 और 13 में धान के लिए हमें कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है। 1 और 3, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की औद्योगिक नीति के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यह राज्य की 5वीं औद्योगिक नीति है। यह जो नीति है वो 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक लागू है। इसके अंतर्गत उद्योगों को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। औद्योगिक पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। तो बताइए इसमें से असत्य कथन कौन सा है? इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो असत्य है। क्या है रीजन इसका? इसमें जो औद्योगिक पुरस्कार श्रेणी है वो 4 नहीं 5 है। वो कौन कौन सा श्रेणी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखना आप लोग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के समग्र मूल्यांकन के लिए दिया जाता है। दूसरा याद रखना, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए दिया जाता है। तीसरा याद रखना, महिला उद्यमियों को दिया जाता है। चौथा है ST/SC और 5वां याद रखना स्टार्टअप्स। स्टार्टअप जो कंपनियां रहती है उनको पुरस्कार दिया जाता है औद्योगिक नीति के तहत। तो 5 श्रेणी है जिसके तहत पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी इसमें गलत है, क्योंकि यहाँ पे 4 लिख दिया गया है ऑप्शन में, इसलिए गलत है। ठीक है, कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 5 श्रेणी में दिया जाता है। 5वीं औद्योगिक नीति ये भी याद रखना है 1 नवंबर 2014 से, माफ करना, 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक ये लागू है और उद्योगों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? तो इसमें 3 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रथम कोई आएगा तो 1,51,000, दूसरे अगर नंबर पे आता है कोई उद्योग तो दिया जाता है 1 लाख रुपए, और तीसरे क्रम पे अगर आता है तो उसको कितने दिए जाते हैं? 51,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। लघु औद्योगिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखिए हमारे उद्योग क्षेत्र 4 कैटेगरी में बटे हुए हैं। सबसे पहला आता है सूक्ष्म उद्योग, फिर आता है लघु उद्योग, फिर आता है मध्यम और फिर वृहद जो औद्योगिक क्षेत्र आते हैं वो। तो इसमें पूछा जा रहा है लघु औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? बगौत धमतरी, बिरकोनी IIDC मतलब एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र, लखनपुरी IIDC, हरिन छपरा। तो इसमें हरिन छपरा जो लिखा है यहाँ पे वो एक सूक्ष्म उद्योग है। क्या है? ये एक सूक्ष्म उद्योग है हरिन छपरा, जो किस जिले में है? कवर्धा जिले में है। लखनपुरी की अगर बात की जाए तो कांकेर जिले में है। बिरकोनी आता है महासमुंद में और बगौद आता है धमतरी जिले में। तो याद रखना लघु औद्योगिक क्षेत्र में शामिल क्या नहीं है? हरिन छपरा IIDC नहीं है, क्योंकि वो किसमें शामिल है? सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। अपैरल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? रायपुर, भिलाई, मुंगेली और राजनांदगांव। तो बताना है कहाँ स्थापित नहीं किया गया है। मुंगेली में नहीं किया गया है भाई। 3 जिले में स्थापित किया गया था पहले, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था प्रीलिम्स में। रायपुर, भिलाई और राजनांदगांव तीनों तो याद रखने ही आप लोगों को, 3 जिले में स्थापित है। लेकिन चौथा जिला सुकमा है, ये भी याद रख लेना। सुकमा में भी अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 4 जिले कौन कौन से हैं? रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई और चौथा सुकमा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
स्टैंड अप योजना के संदर्भ में सत्य क्या है? पात्र हितग्राहियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला उद्यमी आते हैं। इसके अंतर्गत ऋण सीमा जो है 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। पात्र हितग्राही के अंतर्गत एसटी, एससी, अनुसूचित जाति और महिला उद्यमी है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग भी दे सकता है, तो ध्यान रखना इसमें एसटी, एससी और महिला उद्यमी बस आते हैं पात्र हितग्राही में। और दूसरा, इसमें जो राशि है, ऋण सीमा जो है वो कितनी है? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया जा सकता है। अब पूछा जाएगा स्टार्टअप योजना कब से स्टार्ट हुआ है? ये केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था इसे। तो इसका स्टार्टिंग ईयर अगर पूछा जाए तो कब हुआ है? अप्रैल 2016 में ये योजना स्टार्ट हुई थी। अप्रैल 2016, ठीक है, इसमें ये योजना शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं, इसका दोनों कथन सही, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत क्षमता के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है। राज्य निर्माण के समय जो विद्युत क्षमता थी वो 1360 मेगावाट थी। 1360 मेगावाट थी। वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता 2948 है, 2948.70 मेगावाट है। 22 वर्षों में राज्य की स्थापित क्षमता उसमें वृद्धि होकर कितनी हो गई है? 119% हो गई है। तो इसमें जो 1 और 3 है वो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन गलत क्यों है? दूसरा कथन गलत इसलिए है क्योंकि इसमें जो स्थापित क्षमता दी गई है वो गलत लिखा हुआ है। 2984.70 मेगावाट ये स्थापित क्षमता है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, 2948 नहीं है, 2984 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। वर्तमान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट है, बिल्कुल सही है। राज्य की तापीय क्षमता 2840 मेगावाट है। जीएसडीपी में विद्युत क्षेत्र में वृद्धि 11.14% है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसमें जो चारों कथन जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। इसमें जो चारों कथन जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई, बिल्कुल सही है भाई। 1 नवंबर में हमारा राज्य स्थापित हुआ था और उसके 14 दिन बाद विद्युत मंडल की स्थापना हो जाती है। दूसरा, वर्तमान में कुल विद्युत जो क्षमता है वो कितनी है? 2984 मेगावाट है, ये भी बिल्कुल सही है। तापीय क्षमता कितनी है? 2840 मेगावाट, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां से पूछा जाएगा जल विद्युत क्षमता कितनी है? जल विद्युत क्षमता ये कितनी है अगर पूछा जाए तो 138.70। और सह उत्पादन कितना है? ये है 6 मेगावाट। तो टोटल सभी को मिला के अगर देखें तो 2984 मेगावाट बनता है। ये तीनों को याद रखना है। तापीय विद्युत क्षमता 2840 मेगावाट, जल विद्युत क्षमता 138.70 मेगावाट और सह उत्पादन क्षमता जो कि भोरमदेव से प्राप्त होता है, हमें गन्ना से मिलता है, ये गन्ना उत्पादन फैक्ट्री से, ये कितना है? 6 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी। और वृद्धि प्रतिशत की अगर बात करें तो कितना है? 11.14% वृद्धि है। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मड़वा तेंदुभाटा विद्युत संयंत्र की क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 600 मेगावाट या फिर 100 मेगावाट? तो ध्यान देना, इसकी जो क्षमता है मड़वा तेंदुभाटा विद्युत संयंत्र की वो कितनी है? 1000 मेगावाट है। इसमें 500 की 2 यूनिट लगाई गई है। और मड़वा तेंदुभाटा अगर ये पूछा जाए किस जिले में है तो किस जिले में है? जांजगीर चांपा में है। जांजगीर चांपा जिले में है मड़वा तेंदुभाटा विद्युत संयंत्र। नवीनतम विद्युत संयंत्र में से एक है, वो 2016 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग, ग्रामीण व अन्य मार्ग दिया गया है और एक तरफ दिया गया है इसकी लेंथ दी गई है। इसको मिलाना है कि क्या इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी लंबाई मैं बता देता हूं, इसको गेस करके भी बना सकते हो आप लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कम है, 3526 किलोमीटर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया।
4137 ये राज्य राजमार्ग हो गया। जिला का अगर बात करें, मुख्य जिला मार्ग, तो ये है 11,580 और ग्रामीण जो रोड है वो कितनी है 14,819 इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर है 2 3 2 3 फिर आ जाएगा 4 और 1। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायत जनगणना 2021 के अनुसार सुमेलित नहीं है, बताना है। जिला पंचायत 27 लिखा हुआ है, जनपद पंचायत 146, ग्राम पंचायत 10,971 और ग्राम दिया गया है 20,126 पंचायत जनगणना के अनुसार। इसमें जिला पंचायत गलत है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि अभी वर्तमान में जिला पंचायत कितने हो गए हैं 33 हो गए हैं। जनपद पंचायत उतनी ही है 146, ग्राम पंचायत की संख्या भी 10,971 ही है और ग्राम जो है 20,126 है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः अनुसूचित जिले बहुत महत्वपूर्ण है। ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हो या फिर स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से हो या ट्राइबल पोर्शन के हिसाब से हो, सभी में ये क्वेश्चन बन सकता है। पूर्णतः अनुसूचित जिले सरगुजा, कांकेर, कोरबा, धमतरी, बालोद, रायगढ़, ऐसे प्रश्न आप लोगों को लास्ट ईयर भी देखने को मिला था। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर है सरगुजा, कांकेर और कोरबा, ये पूर्णतः अनुसूचित जिले हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जिले कितने हैं? ये डेटा आप लोग बिल्कुल दिमाग में बिठा के रख लेना। अनुसूचित जिले कितने हैं? टोटल 21 जिले हैं। कितने हैं? 21 जिले। इसमें अगर बात की जाए पूर्णतः और आंशिक, तो पूर्णतः वाले जिले कितने हैं और आंशिक रूप से अनुसूचित जिले कितने हैं? आंशिक रूप से अनुसूचित जिले। पूर्णतः की अगर बात की जाए तो पूर्णतः में पूरा बस्तर संभाग आ जाता है। बस्तर संभाग अर्थात बस्तर के 7 जिले। दूसरे नंबर पे है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग अर्थात सरगुजा के 6 जिले, 7 जिले प्लस 6 जिले प्लस जीपीएम प्लस मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी प्लस कोरबा। ठीक है, तो 7 6 13 14 15 और 16 ये कितने हैं? पूर्णतः आंशिक जिले कितने हैं? 16 जिले। और याद भी हमने कर लिए। बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के पूरे 5 जिले, माफ करना 6 जिले, मनेंद्रगढ़ भी बन गया है तो 6 जिले, जीपीएम भी है, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी और कोरबा। ये टोटल कितने हैं? 16 जिले हैं जो पूर्णतः आंशिक क्षेत्र में आते हैं, पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। आंशिक अनुसूचित क्षेत्र में 5 जिले आते हैं। कौन कौन सा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। एक नाम याद रखना बिलासपुर, दूसरा नाम याद रखना बालोद, तीसरा नाम याद रखना रायगढ़, चौथा धमतरी और 5वां याद रख लेना आप लोग गरियाबंद। 5 जिले हैं जहां पे आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र है। आंशिक क्यों बोला जा रहा है, पूर्णतः क्यों बोला जा रहा है? इसमें बस्तर संभाग में देखें तो पूरे जिले के पूरे विकासखंड वो किस में आते हैं? अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, इसलिए पूर्णतः अनुसूचित जिला है। इसमें अगर देखें 5 जिले जो हैं यहाँ पे पूरे विकासखंड अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आते। उसके कुछ, जैसे गरियाबंद की बात करें तो गरियाबंद में गरियाबंद आता है, मैनपुर आता है और छुला। इसके अलावा बाकी जो विकासखंड है वो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। धमतरी की अगर बात करें तो धमतरी में सिहावा क्षेत्र आता है। रायगढ़ की बात करें तो धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा, तमनार, ये सब किस में आते हैं? रायगढ़ में आते हैं अनुसूचित क्षेत्र में। बालोद में सिहावा डौंडी क्षेत्र आता है, ठीक है, और बिलासपुर में कोंटा क्षेत्र आते हैं। तो इसमें कुछ तहसील ही, माफ करना, कुछ विकासखंड ही अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए इनको आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के तहत रखा गया है। और पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में कितने आते हैं? 16 जिले आते हैं। इस प्रकार से कुल कितने जिले हैं अनुसूचित क्षेत्र में? 21 जिले हैं। तो ये याद रख लेना आप लोग।
इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। वर्तमान में मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में प्रदाय रोजगार दिवस है। क्या है इसका सही आंसर? 150। कितने दिन रोजगार दिया जाता है छत्तीसगढ़ में? 150 दिनों तक की रोजगार दिया जाता है। बाकी मनरेगा को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, संभावना है कि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। वर्ष 2022-23 सितंबर वर्ष में कुल सृजित मानव दिवस मनरेगा के अंतर्गत कितना है? 339 लाख दिवस, 352.75 लाख दिवस, 325.57 लाख दिवस या 330 लाख दिवस? इसका सही आंसर है 352.75 लाख दिवस। ये क्या है? ये लाख दिवस क्या है? मानव सृजित मानव दिवस है, मतलब इतने दिनों का रोजगार लोगों को प्राप्त हुआ है। 352.75 लाख दिवस का रोजगार किसको मिला है? लोगों को मिला है मनरेगा के तहत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्र व राज्य द्वारा वित्तीय पोषण दिया जाता है। कितना है केंद्र व राज्य द्वारा कितना वित्त पोषित है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM? तो याद रखना इसमें 60-40 का रेशियो है केंद्र एवं राज्य का। केंद्र कितना देता है? 60% वित्त देता है और राज्य कितना देता है? 40%। ये मनरेगा में भी सेम रेशियो है। केंद्र एवं राज्य का अगर वित्त रेशियो पूछा जाएगा, वित्त अनुपात पूछा जाएगा तो 60-40 का ही है। NRLM कब से चालू हुआ है? NRLM चालू हुआ है 1 अप्रैल 2013 से, जिसको क्या कहा जाता है? बिहान भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऋण प्रोवाइड किया जाता है एक निश्चित ब्याज दर पर। ये याद रखना है आप लोगों को, 1 अप्रैल 2013 से याद रखना है। NRLM कब से स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 2013 से। वित्त पोषण कितना है? 60-40 का है। नगरीय निकाय के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है। यहाँ पे वर्तमान में कुल 112 नगर पंचायत है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की शहरी जनसंख्या 59,37,000 है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है इसमें। नगर पंचायत की अगर बात करें तो 112 है और शहरी जनसंख्या कितनी है? 59,37,000। परसेंटेज की अगर बात करें तो 24-24 इसका 23-24 माफ करना 23.24% है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर देखें शहरी जनसंख्या तो। और 74 क्या है? वो है ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 74.74%। इसका दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। महतारी दुलार योजना किससे संबंधित है? निर्धन श्रेणी की महिलाओं के लिए, निर्धन श्रेणी की महिलाओं के लिए, गर्भवती माताओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए, या फिर कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए। तो महतारी दुलार योजना हम सभी को पता है, कोविड टाइम पे ये लाया गया था योजना। जिनके माता पिता नहीं रहे हैं, जिन बच्चों के कोविड के दौरान जिनकी माता पिता की मृत्यु हो गई है, उन बच्चों के शिक्षा के लिए यह योजना लाई गई थी, महतारी दुलार योजना। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने टोटल 100 प्रश्न कर लिए आर्थिक सर्वेक्षण के, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत आप लोगों को इसके आसपास की चीज़ों को भी एक बार आर्थिक सर्वेक्षण से देखना है और उसको रिवाइज करना है। इस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण का हमारा ये महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन वाला सीरीज आज समाप्त हुआ। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। ये जो टाइम है अभी, जो 20, 25 और 30 दिन का जो टाइम है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके रिवीजन का टाइम है। अच्छे से पढ़ते रहिए फोकस होके, और अपनी पढ़ाई को अपने पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।